हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स वाले इस बैच में। जैसा कि हम लोग संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे लगातार डिस्कस कर रहे हैं, उसके सारे सेशंस के बारे में हम जान चुके हैं कि 12 सेशन हुए। लास्ट जो सेशन था उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब लास्ट चीज़ मैंने आपको ये बताया था कि संविधान सभा जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का फॉर्मेशन का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग कर रही थी, और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग को इजी करने के लिए, सरल बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियां संविधान सभा के अंदर बनाएंगी, जिनमें से एक कमेटी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 से 25 कमेटियां हमें पढ़ने को मिलेंगी, ऐसी समितियां आपको मिलेंगी। तो अलग अलग रिसोर्सेज में इनका नंबर तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ छोटी कुछ बड़ी समितियां बनाई गई हैं। इनमें से एक कमेटी हम पढ़ चुके हैं, बाकी की लगभग 15-16 समितियां जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लगातार ये डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस एग्जाम्स में आती रही हैं और आएंगी। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा की विभिन्न समितियां, डिफरेंट कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब चूंकि 15-16 कमेटीज हैं, कैसे याद कर पाएंगे? याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ जो कमेटियाँ बनी थी उनमें अलग अलग लोग चेयरमैन थे, तो हम चेयरमैन वाइज कमेटी याद करेंगे कि भाई कौन पर्सन है, उसके अंडर कितनी कमेटी जो है फंक्शनिंग कर रही हैं। अगर ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग कमेटीज आप याद करोगे तो शायद आपको थोड़ा सा उसमें समस्या उत्पन्न। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर टोटल 4 कमेटीज फॉर्म हुई हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। पहले वो हम 4 कमेटीज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पूरे असेंबली का संचालन कर रही थी। क्योंकि हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन हैं, जबकि फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे, सिन्हा साहब थे। तो पहली कमेटी उनके अंदर हो जाती है संचालन समिति। चलिए, दूसरी कमेटी राजेंद्र प्रसाद के अंडर, ये टोटल 4 कमेटीज हमें याद रखना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडॉक फ्लैग कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, ऐसा कोई स्टेट पीएससी नहीं है जिसके अंदर ये कमेटी ना पूछी गई, है ना। तो एडॉक फ्लैग कमेटी, कहीं कहीं बुक्स में एक फ्लैग कमेटी के नाम से चीज़ दी जाती है, जो कि कृपलानी साहब का नाम दिया जाता है, जो कि टोटली गलत है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रियल डिबेट उठाकर देखेंगे, उसके अंदर आपको ऐसी कोई कमेटी नहीं मिलेगी। फ्लैग के ऊपर केवल एक कमेटी है जिसका नाम है तदर्थ झंडा समिति, एडॉक फ्लैग कमेटी, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान सभा के अंदर एक झंडा समिति बनाई जा रही है जिसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम झंडे की बात करते हैं, भारतीय झंडे का इतिहास काफी पुराना है। सबसे पहले 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में, याद रखिएगा, जर्मनी के स्टटगार्ड में भारतीय झंडा फहराया गया। इसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा ने, मैडम भीकाजी कामा ने पहला भारतीय झंडा दुनिया में फहराया था, जो तिरंगा नहीं था। तिरंगा पहली बार जो आया था वो 1929 में, ठीक है, जो लाहौर सेशन था, लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अंदर फहराया गया। लेकिन वो तिरंगा और ये जो आज तिरंगा है आपका, वो अलग है। फिर हम बात करें, आज जो तिरंगा है उसका जो डिजाइन है ना, तिरंगे का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया, अगर आपने नाम सुना हो, इन्होंने बनाया हुआ है। पिंगली वेंकैया उनका नाम है, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में और हम बात करें तो तिरंगा झंडे के लिए हमारे पास झंडा दिवस भी मनाया जाता है। 2001 में झंडा कोड भी आ जाता है कि तिरंगे को फहराने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। नवीन जिंदल एक केस होता है, ये सारे आर्टिकल 19 में हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा केस हुआ था, क्योंकि पहले हमें झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक केस होता है नवीन जिंदल का आर्टिकल 19 के अंदर, उसके बाद से प्रत्येक भारतीय नागरिक को तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति है। उसके कुछ नियम हैं जिसे हम फ्लैग कोड के नाम से जानते हैं। तो चलिए, झंडा समिति के लिए अभी हम बात कर रहे हैं केवल चेयरमैन की। तो कौन है भाई उसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद साहब के चेयरमैनशिप में 2 कमेटीज हो जाती हैं। पहली है स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, दूसरी है एडॉक फ्लैग कमेटी, यानी कि तदर्थ झंडा समिति। चलिए, अब इसके अलावा 2 कमेटीज और हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैनशिप में है, जिसमें से अगली कमेटी का नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया नियम समिति। मैंने आपको बताया था कि ये संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की
सबसे पुरानी समिति है, संविधान सभा की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना, जो कब बनी थी भाई, जो बनी थी आपका 10th ऑफ दिसंबर 1946, 1946 को इसकी स्थापना हुई। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा चौथी जो समिति है उसका नाम है फाइनेंस एंड स्टाफ, वित्त एवं स्टाफ समिति। तो कुल मिला के संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 4 कमेटी, 4 समितियों के चेयरमैन हैं। तो आपको उनके नाम से, देखिए कमेटीज अलग अलग याद करेंगे प्रॉब्लम होगा, तो आपको क्या करना है, इतना याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर 4 कमेटीज हैं जिनकी उन्होंने चेयरमैनशिप की है। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी उनकी, जो मैंने आपको अभी बताया, आंसर करिएगा मुझे। पर दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी, इस तरीके से आपको नाम याद करने। तो 4 कमेटीज, 4 कमेटीज के चेयरमैन कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही अगली 4 कमेटीज के चेयरमैन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी के नाम पर कितनी कमेटियां हैं ये हमें याद रखनी है। 4 कमेटीज हो गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, 4 कमेटीज पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके नाम पर है। जैसे सबसे पहली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है संविधान सभा जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी, और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था, एक यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो वो जो संघ था जिसको 3 विषय देने की बात की गई थी, उसका संविधान क्या होगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। बाद में ये हुआ कि इंडिया के लिए पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। पहले ये बात की गई थी कि राज्य चाहें तो अलग रह सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, और वो अपना संविधान बना सकते हैं, किंतु वो बाद में काम नहीं हुआ। तो आपको बस नाम याद रखना है कि संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फर्स्ट कमेटी इनके नाम पर हो गई। सेकंड देख लेते हैं, संघ शक्ति समिति, कि यूनियन के पास जो पावर्स होंगी, है ना, संघ के पास जो पावर्स होंगी, 3 विषय की हमने संघ में बात की थी, तो संघ के पास जो शक्ति होगी, क्या क्या शक्तियां उसके पास होंगी, इस कमेटी को कौन हेड करेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ का संविधान भी नेहरू जी बना रहे हैं, संघ की समिति के बारे में भी जो बात की जाएगी वो नेहरू जी के द्वारा की जाएगी। इस तरीके संघ यानी यूनियन जहां वर्ड आपको आ रहा है कमेटी को लेके, अगर आपके पास क्वेश्चन में आपको याद नहीं रहता कि भाई कौन सी कमेटी किसके अंदर है, तो हमें ये इतना तो याद रह जाएगा कि यूनियन से रिलेटेड अगर कोई कमेटी है तो उसके नेहरू जी चेयरमैन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो हमें याद रखना है। तो 2 कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, 2 इनकी हो गई। चलिए अगली 2 कौन सी हैं, अगली है प्रारूप जांच विशेष समिति। तो जो ड्राफ्ट BN राव ने पहला बनाया, उसके बाद आपके कौन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने उस पर काम किया, तो उसकी जांच विशेष के लिए जो कमेटी बनाई गई थी कि भाई एक बार ड्राफ्ट की भी जांच की जानी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिस्कशन उसके अंदर जोड़े जाने हैं, क्या क्या अमेंडमेंट जोड़े जाने हैं। तो ड्राफ्ट इंक्वायरी स्पेशल कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्रारूप जांच विशेष समिति के अध्यक्ष भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। होता क्या है, जैसे ही प्रारूप समिति का नाम आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम आता है, हमारा आंसर सीधा अम्बेडकर साहब पे चला जाता है, किंतु हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रश्न कि भाई वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन पूछ रहा है या ड्राफ्टिंग की जो इंक्वायरी स्पेशल इंक्वायरी कमेटी है, इंक्वायरी पीछे ले लेना, स्पेशल आगे, स्पेशल इंक्वायरी कमेटी है, विशेष जांच समिति है, उसके चेयरमैन कौन है। तो प्रश्न हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि वास्तव में वो प्रारूप कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ रहा है या फिर स्पेशल कमेटी उसके बारे में बात कर रहा है। अगर स्पेशल कमेटी ड्राफ्ट के ऊपर पूछी जा रही है तो निसंदेह उसका आंसर क्या होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब 4th कमेटी, 3 कमेटी हो चुकी, यूनियन को लेकर 2 कमेटी बनाई गई है नेहरू जी के चेयरमैनशिप में, उसके बाद 1 कमेटी हो गई स्पेशल इंक्वायरी जो ड्राफ्ट की जांच कर रही है। इसके बाद चौथी जो कमेटी है राज्य समझौता समिति। अब इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ स्टेट सेटलमेंट कमेटी के चेयरमैन है नेहरू जी, किंतु जब बात की जाती है, याद रखिएगा, हमें पता है भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे और 565 अप्रोक्स 565 लगभग देसी रियासतें थी। तो इनका विलय कैसे होना है, इसके लिए जो रियासत विभाग था ये हमें पता है, जो 5 जुलाई को बना था, है ना, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट कब बना था भाई, 5 जुलाई को। उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे पटेल साहब, है ना, उसके चेयरमैन पटेल साहब। लेकिन जो विलय से समझौता कराने वाली जो कमेटी है, सेटलमेंट करने वाली जो कमेटी है, उसके चेयरमैन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तुम्हें इतना नहीं याद करना, बस
आप एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही विलय की बात आती है, राज्यों के साथ समझौते की बात आएगी, प्रिंसली स्टेट के साथ समझौते की बात आएगी, हमारा सीधा आंसर पटेल साहब पे जाता है, बिल्कुल जाता है, अधिकतर लोगों का चला जाता है। लेकिन हमें याद रखना है, अगर सेटलमेंट कमेटी के नाम से आ रहा है, भाई रियासत विभाग आ रहा है, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है, तो डिपार्टमेंट के हैं पटेल साहब, लेकिन कमेटी का कौन है, तो कमेटी के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 4 कमेटियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चेयरमैनशिप में है, फिर 4 कमेटीज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल 8 कमेटीज आपकी ये हो जाती। तो आपको याद रखना है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर कौन सी हैं, राजेंद्र प्रसाद। जैसे रिपीट करते हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब के अंडर सबसे पहले कौन सी थी, संचालन कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। दूसरी कौन सी थी, एडॉक फ्लैग कमेटी। तीसरी कौन सी थी, नियम प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स प्रोसीजर। चौथी कौन सी थी, वित्त एवं स्टाफ कमेटी। ये 4 कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर है। फिर आता है नेहरू जी। नेहरू जी के मामले में 2 चीजें तो संघ के बारे में है। सबसे पहले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति। फिर दूसरी कौन सी है, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी। फिर प्रारूप की जांच विशेष समिति, स्पेशल कमेटी फॉर ड्राफ्ट इंक्वायरी। फिर फोर्थ कौन सी है भाई, स्टेट के साथ सेटलमेंट कर रहे हैं, राज्य के साथ समझौता किया जा रहा है। कुल मिला के 8 समिति, 4 आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर चेयरमैनशिप में है, 4 आपकी नेहरू जी के अंडर। अब इसके अलावा दो कमेटी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेयरमैनशिप। वो 2 कमेटी आपको याद करनी है, वो कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कमेटी कौन सी है, परामर्शदाता कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। अब किस पर परामर्श दे रही है ये, है ना, एडवाइजरी कमेटी। देखिए एडवाइजर कौन है, संविधान सभा के सलाहकार तो वीएन राव साहब है, लेकिन कुछ मामलों में समिति जो बनाई जा रही है एडवाइजरी, उसके चेयरमैन कौन है, आपके पटेल साहब। किन मामलों में दे रहे हैं, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में जो बात की जाएगी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसकी बात की जाएगी। फिर माइनॉरिटीज के बारे में बात की जाएगी, यानी अल्पसंख्यकों के बारे में। इन सब के बारे में सलाह देने का काम किसका है, पटेल साहब का। तो इनकी जो समिति है वो इनके चेयरमैनशिप में है। लेकिन जैसे ही हम उप समिति की बात करेंगे, है ना, उप समिति बदल जाएगी, उप समिति अलग अलग होगी। एक आपके किसके, मुखर्जी साहब के अंदर चली जाएगी, एक कृपलानी साहब के, याद रखना है। जैसे मौलिक अधिकारों पर उप समिति की बात की जाएगी तो कृपलानी साहब आपके पास उत्तर आना चाहिए कि भाई कौन है उप समिति का चेयरमैन, वाइस कमेटी का कृपलानी। अगर अल्पसंख्यक के बारे में बात करेंगे तो आपके पास दूसरे। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि परामर्शदाता समिति, उप समिति नहीं, वाइस कमेटी नहीं, है ना, वाइस कमेटी नहीं तो समिति। समिति के चेयरमैन है पटेल साहब, उप समितियों के चेयरमैन अलग अलग लोग हैं। तो उप समितियां यानी वाइस कमेटी नहीं पूछी जाती है आपसे, आपको पूछना है कौन सी कमेटी, डायरेक्ट कमेटी। तो अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार परामर्शदाता समिति के चेयरमैन पटेल साहब पहली। दूसरी कमेटी कौन सी उनके अंडर है, वो है प्रांतीय संविधान समिति। अभी हमने देखा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कि भाई प्रोविंस का जो संविधान होगा, जो कि कैबिनेट मिशन में लिखा था, बाद में हमने एक ही बना दिया, वो एक अलग बात है, मर्जर करने के बाद चीजें बदल गई, लेकिन शुरुआत में तो था। तो प्रांतीय संविधान समिति का जो चेयरमैन होगा वो होंगे पटेल साहब। तो हमें याद रखना है 2 कमेटियां पटेल साहब की चेयरमैनशिप में। सबसे पहली कमेटी है क्या, एडवाइजरी। किसके लिए एडवाइस कर रहे हैं भाई, 2 चीज़ों के लिए एडवाइस करते हैं, अल्पसंख्यक और फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा काम करने वाले 2 लोग कौन है, तो एक है पटेल साहब, दूसरे हैं आचार्य कृपलानी। जब फंडामेंटल राइट टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कृपलानी साहब के कारण ही, उन्हीं के सजेशन से ही हमने क्या किया था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को अलग अलग किया था। क्या उसके पीछे बात उन्होंने कही थी, कैसे डिवीजन की बात कही थी, ये हम फंडामेंटल राइट टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो 2 कमेटी हो जाती हैं, पहली एडवाइजरी कमेटी जिसके चेयरमैन है पटेल साहब, दूसरी कमेटी प्रांतीय संविधान समिति यानी कि आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन है कौन, पटेल साहब। तो टोटल 10 कमेटियां आपके पास होंगी। इन्हीं में से अलग अलग प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में आता है। तो टोटल 10 कमेटी याद रखनी है। जैसे सबसे पहले याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 कमेटी हैं, नियम, एडॉक फ्लैग, फिर पहली कौन सी होगी, स्टीयरिंग, एडॉक फ्लैग, तीसरी नियम प्रक्रिया नियम, और चौथी वित्त एवं स्टाफ। फिर नेहरू जी के अंदर आ जाओ तो यूनियन में 2, संघ संविधान संघ समिति, ये आपके हो गई। फिर तीसरी कौन, स्पेशल इंक्वायरी, और चौथी कौन, राज्य समझौता। फिर पटेल साहब के अंडर 2 आ जाती हैं, पहली कौन, एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज। फिर अगली कौन है, प्रांतीय संविधान।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इस तरीके से टोटल 10 कमेटी हम याद कर लेते हैं। अब थोड़ा सा अलग अलग 4-5 कमेटी और इम्पोर्टेंट, अप्रोक्सीमेट 15-16 समितियाँ पूछी जाती हैं। सबसे पहली कमेटी ड्राफ्टिंग हमको याद है, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, उसके साथ में उनके साथ में 6 सदस्य और थे, टोटल 7 सदस्य थे जिन्होंने BN राव के दिए गए ड्राफ्ट पर काम किया था, फाइनल ड्राफ्ट बनाया था। इसके अलावा 10 कमेटी ये हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी 4-5 कमेटी और देख लेते हैं और आपका टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, है ना। चलिए, अगली कौन सी कमेटी है, मूल अधिकार उप समिति। अभी मैंने बता दिया आपको कि भाई उप समिति बन रही है, एक कौन सी कमेटी बन रही है, सब कमेटी बन रही है, वाई कमेटी बन रही है, जिसके कौन है, कृपलानी साहब। इसकी ओरिजिनल जो कमेटी है, मूल अधिकारों पर एडवाइस देने वाली जो कमेटी है, उसके पटेल साहब है। उप समिति के चेयरमैन कौन है, कृपलानी साहब। और इन्हीं की सिफारिश पर आज जो आप भाग 3 और भाग 4, पार्ट 4 एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो बेसिकली कृपलानी साहब का डिवीजन था। क्यों था, कैसे था, डिस्कस करेंगे। तो मूल अधिकार उप समिति हो गया। अगली कौन सी, अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके कौन है, HC मुखर्जी, है ना। तो माइनॉरिटीज के लिए जो सब कमेटी बन रही है, उसके HC मुखर्जी हैं। अच्छा, मुखर्जी जी के बारे में बता चुका हूँ। ये कौन है भाई, ये आपके फर्स्ट परमानेंट वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, यानी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष। पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी साहब, जिनका कि इलेक्शन कब हुआ था, आपको याद होना चाहिए, 25 जनवरी 1947 को इलेक्शन के थ्रू ये बने थे। तो पहले कौन है, HC मुखर्जी साहब आपके परमानेंट वाइस चेयरमैन। जबकि नॉमिनेटेड वाइस चेयरमैन पहले कौन थे, फ्रैंक एंथोनी, जो पहले दिन की बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही बना दिए गए थे। किसकी नॉमिनेशन पर, सिन्हा साहब के। तो चलिए, 2 सब कमेटीज आपको याद रखनी है। टोटल 4 सब कमेटीज हैं, 2 इनके अंडर चेयरमैनशिप मिलेंगी और 2 अलग मिलेंगी। इन पर प्रश्न आ जाता है। तो पहली सब कमेटी मूल अधिकारों की है, फंडामेंटल राइट्स की है, कृपलानी साहब। दूसरी सब कमेटी अल्पसंख्यक की है, कौन है भाई, आपके HC मुखर्जी साहब। तो टोटल आपके पास कमेटी हो जाती है 12। याद रखना है भाई, इन कमेटी में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं करना, याद रखना है। टोटल कमेटी कितनी हो गई, 12 है। एक और मिला लें हम, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो हो जाती है 13। जैसे सबसे पहला ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, 29 अगस्त 1947। काम क्या था, ड्राफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट बनाना। कितने मेंबर थे भाई, 7। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा 6 और हैं, जिसमें से एक कांग्रेसी है, KM मुंशी, बाकी 2 को रिप्लेस किया गया है। एक के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के कारण एक की मृत्यु हो जाती। फिर हमने पढ़ा कि 4 कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर चेयरमैनशिप में, जिसमें से पहली कौन सी आपके पास, स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। दूसरी कमेटी कौन सी है भाई, एडॉक फ्लैग कमेटी। तीसरी कमेटी कौन सी है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, नियम प्रक्रिया समिति। चौथी वित्तीय एवं स्टाफ समिति। चलिए, बहुत बढ़िया। नेहरू जी के अंडर कितनी है, 4 है। सबसे पहली संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर 2 और हैं, स्पेशल इंक्वायरी फॉर ड्राफ्ट की विशेष जांच प्रक्रिया समिति। उसके बाद लास्ट में राज्य समझौता, स्टेट सेटलमेंट। फिर आते हैं पटेल साहब, 2 कमेटीज हैं, कौन कौन सी, एडवाइजरी, किसके लिए एडवाइज कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज के लिए। तो मैंने एडवाइजरी कमेटी के पटेल, बाकी 2 सब कमेटी हैं जो आपके सामने। सब कमेटीज के कौन है भाई, तो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के कौन है, मौलिक अधिकारों की, तो कृपलानी साहब है। अच्छा, कृपलानी साहब ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सभा का होस्टिंग, संचालन किया था। अगर से पूछा जाए कार्य संचालन किसने किया, तो कृपलानी साहब। क्यों, क्योंकि जैसे होस्ट करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे ही वो होस्टिंग कर रही थी कि आज ये प्रस्ताव पेश हुआ, ये महोदय ये कहना चाहते हैं, इस प्रकार से। तो पहली सब कमेटी के कृपलानी हो गए मौलिक अधिकारों की। अल्पसंख्यक के लिए कौन है भाई, माइनॉरिटीज के लिए कौन है, तो माइनॉरिटीज के लिए HC मुखर्जी, जो पहले परमानेंट वाइस चेयरमैन है आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, 25 जनवरी को चुने गए, है ना। तो अपने पास कितनी कमेटीज हो गई, चलिए, पटेल साहब की पहली एडवाइजरी हो गई। दूसरी प्रांतीय संविधान, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, 10 कमेटी, 2 उप समिति, 12। 2-3 और पढ़ लीजिए बस। सबसे पहली आती है काम काज या कारोबार अनुक्रम समिति, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिनका नाम है KM मुंशी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि कारोबार अनुक्रम समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस की किस तरीके से संविधान सभा कार्य करेगी, कौन सा कार्य किसको दिया जाए, इन सब की देखरेख मुंशी साहब करते थे। मुंशी साहब के अंडर ये कमेटी बनाएगी। तो आपको याद रखना है, काम काज अनुक्रम समिति यानी किस ऑर्डर में कौन सा काम कैसे चलेगा, ये इनके अंडर है।
अगली कमेटी बनती है सदन समिति, हाउस कमेटी है पट्टाभी सीतारमैया के अंडर। तो हाउस को किस तरह, यहाँ देखिए समझिए, हाउस को मैनेज करना एक अलग चीज है, हाउस के काम को मैनेज करना एक अलग चीज। तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन कौन है? के.एम. मुंशी। हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हम अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी के बहुत परम शिष्य थे, है ना। 1939 में इलेक्शन को लेके सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका थोड़ा सा वो चीज़ हुआ था, बाद में इनको हरा दिया था उन्होंने, लेकिन वो इतिहास का मुद्दा है। तो दो कमेटियां और सामने आ जाती हैं। पहली आपके पास कारोबार उपक्रम समिति यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के.एम. मुंशी के चेयरमैनशिप में। दूसरी कमेटी है सदन कमेटी, हाउस कमेटी, किसके चेयरमैनशिप में? पट्टाभी सीतारमैया की चेयरमैनशिप। तो दो कमेटियां आपकी ये हो जाती हैं। अब बचती हैं लास्ट दो कमेटियां और टोटल आपकी संविधान सभा की समितियां हो जाएंगी समाप्त। चलिए लास्ट दो कमेटी कौन सी हैं? तो देखिए दो एडॉक कमेटी और आ रही हैं आपके पास। टोटल 4 एडॉक कमेटी याद करनी है। 2 एडॉक कमेटी हम पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहली आपके पास सुप्रीम कोर्ट के लिए और दूसरी कौन सी? सिटीजनशिप के लिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप के लिए संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 2 एडॉक कमेटी बनी थी। याद रखना, फाइनल कमेटी नहीं बन रही है, यहाँ एडॉक कमेटी बनाई जा रही है फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर सिटीजनशिप। और ये एक ही व्यक्ति की चेयरमैनशिप में, इसलिए दोनों को एक साथ याद कर लो। टोटल 4 सब कमेटी हैं, 2 के हम पढ़ चुके। एक के हैं कौन? कृपलानी साहब, जो कौन है आपके फंडामेंटल राइट्स वाली। दूसरी कौन? माइनॉरिटीज वाली है, जिसके कौन है? एच.सी. मुखर्जी। अब 2 सब कमेटीज हैं सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप पे, उनके कौन है? उनके एस वरदाचार्यर। एस वरदाचार्यर किसके हैं? सुप्रीम कोर्ट एंड सिटीजनशिप। सुप्रीम कोर्ट एंड सिटीजनशिप, इसके कौन है भाई? एस वरदाचार्य। आ चुका है एग्जाम में ये प्रश्न। इन कमेटियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑलवेज कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। बुक्स के अंदर थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ भी मिलता है, बाकी अधिकतर में सही मिलता है, लेकिन कुछ जगह गड़बड़ मिलता है। तो एस वरदाचार्य का नाम याद रखना है। 2 कमेटीज बनाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट एंड सिटीजनशिप के लिए। कौन सी कमेटी है? फुली नहीं, कौन सी कमेटी है? सब कमेटी, उप समितियां। तो इस तरीके से आपके पास कमेटी हो जाती है कितनी? 14, है ना। एक हमारे पास पहले से 15। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं 1-2 कमेटी और। तो संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों के, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, नलिनी रंजन सिंह को, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन के लिए नलिनी रंजन सरकार एक कमेटी बनाई गई थी। लास्ट कमेटी बस याद करो कि संविधान सभा ने ये डिसाइड किया आफ्टर 1947 हुआ क्या। देखिए 1947 खत्म होते ही 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली? आज़ादी मिली। और आज़ादी के साथ ही ये डिमांड, ये मांग उठना शुरू हो गई कि क्या किया जाए? स्टेट का, राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इसी मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने एक आयोग बनाया, कमेटी बनाई। याद रखना, राज्य पुनर्गठन का आधार क्या हो? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बेस क्या होना चाहिए, किस आधार पे हम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। इसको लेके बड़ा डिबेट चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, साउथ में बड़ी दिक्कतें चल रही थी। तो उसको लेकर क्या किया गया? एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था एस.के. धर। तो भाषाई प्रांत समिति या भाषाई प्रांत आयोग, जिसको हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी या कमीशन, जो बनाया जाता है वो न्यायमूर्ति एस.के. धर की चेयरमैनशिप में बनाया जाता है। जब हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो इस पूरे सिनेरियो पे बात करेंगे कि सबसे पहले धर कमीशन बना, फिर जेबीबी कमेटी। तो देखिए सबसे पहले धर कमीशन बना, इसने अपनी 1948 में बना था, ये 49 में इसकी रिपोर्ट आती है, सॉरी 48 में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद इसकी रिपोर्ट को जांच करने के लिए जेबीबी समिति बनेगी, है ना। ये थोड़ी देर बाहर चली जाएगी संविधान सभा से, इसलिए उसको यहाँ नहीं जोड़ रहे हैं आप, बस धर कमीशन या धर कमेटी को जोड़ी। तो इस तरीके से 15 से 16 कमेटियां आपको याद करनी। एक बार रिवीजन दोबारा कर लेते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, आपके संविधान सभा की कमेटियां समाप्त हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर, चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर। चलिए फिर राजेंद्र प्रसाद साहब की अध्यक्षता में 4 कमेटी, चेयरमैनशिप में 4 कमेटी। सबसे पहली कौन सी कमेटी आ रही है? स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, संचालन करना है उनको सभा का, स्टीयरिंग करनी है। सेकंड एडॉक फ्लैग के बारे में जो चीज़ें डिस्कस करनी है। थर्ड उनकी कौन सी कमेटी है भाई? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सबसे पुरानी कमेटी 10 दिसंबर 1946 को बनी। फिर फोर्थ कौन सी है? वित्त एवं स्टाफ, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। टोटल 4 कमेटीज हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
फिर कौन मिलेगा, नेहरू जी। 4 कमेटी उनकी चेयरमैनशिप में। सबसे पहली संघ संविधान यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर संघ पे दूसरी संघ समिति यूनियन पावर कमेटी, 2 हो गई। तीसरी उनके अंडर कौन सी आएगी, प्रारूप की जांच विशेष स्पेशल इंक्वायरी कमेटी फॉर ड्राफ्ट। फिर चौथी कौन सी है, राज्यों के साथ समझौता सेटलमेंट कमेटी। ये आपके नेहरू जी की 4 हो गई। फिर 2 पटेल साहब की हैं। एक में तो वो एडवाइस कर रहे हैं 2 चीज़ों के लिए, फंडामेंटल राइट और किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। तो एक परामर्शदाता समिति हो जाती है। दूसरी राज्य या प्रांत संविधान समिति, प्रोविंशियल के पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो। तो टोटल 2 कमेटी किसकी हो गई, पटेल साहब की। अच्छा, पटेल साहब जिस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है उसकी 2 सब कमेटीज हैं। एक मौलिक अधिकार उप समिति फंडामेंटल राइट सब कमेटी जिसके आचार्य जेबी कृपलानी है। दूसरे माइनॉरिटीज के लिए सब कमेटी जिसके एच.सी. मुखर्जी है ना। इसके अलावा 2 कमेटी और याद रखनी है। एक हमें याद रखनी है पट्टाभी सीतारमैया की जो हाउस कमेटी के चेयरमैन है। दूसरी हमें के एम मुंशी साहब की देखनी है जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन है। फिर इसके अलावा 2 सब कमेटी और आती हैं किसके, बरदाचार्य के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट एंड सिटीजनशिप के लिए बनी। और लास्ट में आपको एस के धर कमेटी याद करनी है जो लिंग्विस्टिक कमेटी या कमीशन, लिंग्विस्टिक बेस पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो इसके लिए बनाई। तो आई थिंक इतनी समितियां, इतनी कमेटियां सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं में से कोई भी प्रश्न वो पूछ लेगा कि भाई किस कमेटी का चेयरमैन कौन है, ऐसे प्रश्न आते रहे। अब लास्ट में कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम, ठीक है ना, कि संविधान सभा में संविधान जो बनाया गया उसके बारे में कुछ फैक्ट है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा में कौन कौन सी महिलाएं, 15 महिलाएं थी, 15 वुमेन्स थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो उन 15 में से कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट महिलाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल क्या देख ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। चलिए देख लेते हैं, ये सीधे रटने वाले फैक्ट हैं। जैसे सबसे पहला अगर फैक्ट देखा जाए तो संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कौन था, जिसने उस ड्राफ्ट को डिजाइन किया, लिखा नहीं, उसके अंदर प्रोविजन नहीं डाले। देखिए सबसे पहला ड्राफ्ट किसने बनाया, बी.एन. राव ने। फिर उस ड्राफ्ट पे काम किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, फाइनलाइजेशन किसने किया, किसने उसको अंतिम रूप दिया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जिसके चेयरमैन अम्बेडकर थे। लेकिन उसका डिजाइन किसने बनाया, तो उसका आंसर है एल.एन. मुखर्जी। हिंदी इंग्लिश सेम ही है। एल.एन. मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे संविधान सभा के। यानी जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा उसकी क्या डिजाइन होगी, क्या शेप रहेगा, कैसी चीजें होंगी, ये सब कौन डिसाइड कर रहे थे, आपके एल.एन. मुखर्जी से। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। सेकंड देख लेते हैं फैक्ट, इंग्लिश की कैलीग्राफी किसने की। जो राइटिंग आप देखते हैं, जिस राइटिंग में संविधान लिखा गया, हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लेखक है। देखिए मूलतः संविधान, आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। मूलतः जो संविधान लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान किस भाषा में लिखा गया, संविधान की भाषा क्या थी, मूल भाषा, ओरिजिनल भाषा क्या थी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए इंग्लिश, ठीक है। फिर इसी को हिंदी में कन्वर्ट किया गया। यानी आपसे पूछा जाए हैंड रिटन जो है वो कितनी कॉपीज हैं संविधान की, तो पहली है इंग्लिश कॉपी जो मूल कॉपी है, उसी को फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया जो भी हैंड रिटन कॉपी है। फिर उसके बाद एक पब्लिश कॉपी भी पास की गई थी। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सामने कितनी कॉपियां रखी गई थी भाई, 3 कॉपियां याद रखना है, एक हैंड रिटन इंग्लिश, एक हैंड रिटन हिंदी और एक पब्लिश्ड। बाकी जितने मेंबर उस दिन थे उन सबको भी क्या किया गया था, कॉपीज दी गई थी। तो संविधान सभा के पटल पर, प्लेटफॉर्म पर कितनी कॉपियां रखी गई, आंसर है 3, इंग्लिश, हिंदी और एक प्रकाशित। अब इंग्लिश जो लिखी थी, जिसके राइटर हम कैलीग्राफर बोल रहे हैं, हम राइटर भी लिख सकते हैं, कैलीग्राफर वो कौन है आपके, अभी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर हिंदी के राइटर आपके अलग, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा 26 नवंबर की डेट के बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लें। 26 नवंबर की जो डेट थी वो अभी तक 2015 तक, 26 नवंबर को 2015 तक विधि दिवस, लॉ डे के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस, नेशनल लॉ डे, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद 2014-15 में इसका नाम बदल दिया। अब ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर इसके रूप में मनाया जाता है भाई, मोदी जी ने आके बदल दिया, अब उसे संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए,
देख लेते हैं कौन क्या राइटिंग कर रहा है। इंग्लिश के कैलीग्राफर कौन है भाई? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इंग्लिश की कैलीग्राफी जो बहुत अच्छी सी राइटिंग आप देखते हैं वो किसकी राइटिंग है भाई? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की। तो ओरिजिनल कॉपी जिस व्यक्ति ने लिखी, जिस व्यक्ति ने कैलीग्राफी करी, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी के सुलेखक, हिंदी के कैलीग्राफर कौन है? तो है बसंत कृष्ण वैद्य। याद रखना है, बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी की कैलीग्राफी करी है। संविधान की जो मूल हैंड रिटन प्रति है उसकी कैलीग्राफी हिंदी में करते हैं बसंत कृष्ण वैद्य, अंग्रेजी में करते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, नाम याद रखना इनका। अच्छा, इसको सजाया किसने? अगर आप संविधान खोलेंगे तो पहले पेज पर बहुत सारे चित्र आपको मिलेंगे। पूरे संविधान पे अलग अलग जगह पर आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, जिसमें राम सीता का चित्र भी मिल जाएगा, बहुत सारे चित्र मिलते हैं। तो वो जो पेंटिंग वेंटिंग है वो सारा कार्यक्रम किसने किया था? तो इसमें नाम आता है नंदलाल बोस, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आपको क्या करना है? संविधान को सजाना है, सजावट करनी है। और उन्हीं के शिष्य थे ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, जो कि मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं। इन दोनों ने मुख्यतः ये काम किया है। अभी सिन्हा साहब के बारे में हम अलग से और चर्चा करेंगे, है ना। तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा सजावट का काम, संविधान को सजाने का, हर चित्र पर आप अगर देखेंगे ओरिजिनल में सारी चीजें दिखेंगी। तो ये सब किसने किया है भाई? दो लोगों ने, नंदलाल बोस और ब्रोहर राम मनोहर सिन्हा। और ये दोनों लोग कौन थे? तो टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनकी अकेडमी के अंदर ये लोग थे। तो उतना याद नहीं रखना मैं, बस नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ये दो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और सजावट कर रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, उसके बाद ये सेशन हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम वुमेन्स पर और एमपी से जो लोग संविधान सभा में गए उन पर डिस्कस करें। चलिए देख लेते हैं अगला फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग टाइम। सबको पता है संविधान निर्माण में कितना समय लगा। संविधान का निर्माण आ चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तमाम बार। तो संविधान निर्माण का जो समय है वो हम देखें तो कितना है साहब? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा ने टोटल कितना काम किया, देखिए संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, लेकिन संविधान सभा तो समाप्त नहीं हुई ना। संविधान सभा समाप्त होती है 24 जनवरी को, जब वो अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट में चेंज हो जाती है। तो टोटल टाइम जो हम बात कर रहे हैं तो 3 साल 1 महीने 16 दिन, यानी संविधान सभा का कुल समय क्या है? संविधान सभा कितने समय तक कार्यरत रही, कितने समय उसने कार्य किया? तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न है। आपको याद रखना है कि संविधान निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन है, लेकिन संविधान सभा का कुल समय अगर आपसे पूछा जाए तो 3 साल 1 महीने 16 दिन। ये हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। नॉर्मली प्रश्न वह यह पूछता है, लेकिन अगर उसने ये प्रश्न पूछ लिया और हमने आधा प्रश्न पढ़ के उत्तर दे दिया क्या 2 साल 11 महीने 18 दिन, गड़बड़ हो जाएगी। तो संविधान बनाने का समय 2 साल 11 महीने 18 दिन है, संविधान सभा का समय 3 साल 1 महीने 16 दिन। चलिए एक दो बातें और कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब बात आती है पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरे संविधान निर्माण के कार्य में। जो लगभग 3 साल सभा चल रही है, 2 साल 11 महीने बना रहे, कितना पैसा खर्च हो रहा है? तो लगभग 64 लाख, 64 लैक्स। एग्जैक्ट आंकड़ा है आपके पास कितना? 63,97,629 रुपए। लेकिन लगभग में जब आप बात करेंगे तो 64 लाख रुपए, अप्रोक्स 64 लाख रुपए जो है संविधान निर्माण में क्या होते हैं? खर्च होते हैं। तो हमें ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया है, कुछ लोगों ने इसको क्या किया? आलोचना भी की है। एक दो आलोचना आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले नवाजुद्दीन अहमद, ग्रेनवेल ऑस्टिन और लॉर्ड विस्कट, इनके नाम याद कर। नवाजुद्दीन अहमद ने क्या बोला? ये डिस्पोजल कमेटी है, अपवहन समिति है, जो फालतू का खर्चा कर रही है, कोई मतलब नहीं है, डिस्पोज कर देना चाहिए। ऐसी कमेटी का कोई मतलब नहीं। यानी संविधान सभा को अपवहन समिति किसने कहा है भाई? तो नवाजुद्दीन अहमद ने कहा है। फिर हम बात करते हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन, इनका बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। इन्होंने वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री, एक दलीय देश का, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, ये वर्ड यूज किया है। यानी ऐसा देश जिसमें एक ही दल है जो कांग्रेस है, और वही कांग्रेस ने पूरी संविधान सभा बनाई है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है। तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने एक दलीय देश का एक दलीय निकाय, वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री बोला है।
और लास्ट में लॉर्ड विस्कॉन्ट ने इसे हिंदुओं की सभा बोला है, बॉडी ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की सभा, हिंदुओं की सभा। ये 3 क्रिटिसिज्म जो है आपको एग्जाम में अलग अलग पूछे गए। तो नवाजुद्दीन अहमद का अपवहन समिति डिस्पोजल कमेटी याद करनी है, ग्रैनविल ऑस्टिन की वन पार्टी कमेंट बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री याद करनी है, और लॉर्ड विस्काउंट की बॉडीज ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की सभा याद करनी, या हिंदुओं का निकाय याद करना है। तो इस तरीके से संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ गए। तो कमेटीज के हमने डिस्कस कर लें कि भाई कितने प्रकार की समितियां। देखिए सारी कमेटीज मैंने नहीं बताई, मैंने बताया 22 से 25 है, लेकिन सारी नहीं याद करनी। 15, 16, 17 कमेटी हम पढ़ चुके हैं, और आई थिंक मोर देन सफिशियंट है जो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इनके बस चेयरमैन याद करने हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वुमेन्स, महिलाएं जो 15 थी उनमें उन्होंने क्या योगदान दिया। 15 पूरी नहीं पढ़ेंगे, लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट वुमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही जो मीटिंग आपके साथ होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। लगातार पढ़ते रहिए। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।